एलडीसी वाइस प्रिंसिपल एनवीएस में जो भी क्वेश्चन पेपर आए थे, हमने उसके साथ जो भी इम्पोर्टेंट उसके रेफरेंस हैं, जो भी नोट्स हैं, हमने उन सब चीजों को भी यहाँ पे टैग किया हुआ है, ताकि हम अपने पॉइंट को अच्छे तरीके से जस्टिफाई भी कर सकें और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसे डिस्कस भी कर सकें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके, सो द 31st नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च cited by Vygotsky, when do children typically start using private speech frequently? बच्चा प्राइवेट स्पीच को किस उम्र में शुरू कर देता है? एट अराउंड 12, एट अराउंड एज 18, एट अराउंड एज 2 एंड एट अराउंड एज 7। क्या इसमें आंसर हो सकता है? ऑप्शन 4। 2 या 7 में से कोई है। 2 या 7 में से कोई है। हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिस्कस करने के पहले मैं छोटे से क्वेश्चंस की चीजों को भी समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखिए एक टर्म आ रहा है स्पीच। स्पीच का सीधा सा मतलब क्या होता है कि एक तरीके से साउंड को निकालने की जो क्रिया है, हम उसे ही स्पीच कहते हैं। साइकोलॉजी में जो स्पीच होता है उसे एक मोटर मेंटल स्किल कहते हैं। मोटर मेंटल क्यों बोलते हैं? मेंटल का मतलब होता है कि वो दिमाग में कहीं ना कहीं उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी प्रोसेसिंग होती है। और मोटर का मतलब क्या होता है? चाहे हमारा ट्रैकिया हो, हमारा एडम्स एप्पल हो, हमारा टंग हो, हमारा इवन माउथ हो, जब तक वो सपोर्ट नहीं करेगा तब तक किसी भी प्रकार का साउंड हम निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। याद होगा आप सभी ने डेवलपमेंट में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल पढ़ा होगा। एक है ग्रॉस मोटर स्किल और एक है फाइन मोटर स्किल। तो आप लोग में से कितने लोगों को पता है कि स्पीच एक फाइन मोटर स्किल है? क्या आप लोगों को ये पता है? स्पीच बेसिकली फाइन मोटर स्किल, स्पीच को हम फाइन मोटर स्किल में रखते हैं। जब यहाँ पे बात वाइगोत्स्की की हो रही है, तो वाइगोत्स्की का जो लर्निंग है हम उसे सोशल लर्निंग कहते हैं। और सोशल लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चा अपने आसपास के इमीडिएट सेटअप में जिन भी चीजों को देखता है या जिन भी चीजों को होते हुए महसूस करता है, उन्हीं चीजों को वो सीखने की कोशिश करता है। आई मीन टू से हियर, सोसाइटी उस बच्चे के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग कॉन्टेक्स्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे बच्चों में जो स्पीच का डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल से इंटरनल की ओर होता है। स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? जब एक्सटर्नल से इंटरनल की हम बात करते हैं तो वाइगोत्स्की 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज सोशल स्पीच, सेकंड वन इज द प्राइवेट स्पीच एंड द थर्ड वन इज द इनर स्पीच। इसकी एक एज होती है, आमतौर पे हम 3 to 4 ईयर्स हम सोशल स्पीच का मान के चलते हैं, 4 to 7 ईयर हम प्राइवेट स्पीच को मान के चलते हैं, एंड 7 एंड अबव हम जनरली इनर स्पीच को मानते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के रेफरेंस में मैंने यहाँ पे एक इग्नू का मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे शेयर किया है। इज दैट विजिबल टू ऑल? सर थोड़ा जूम कीजिए। इज यस सर, दैट अब नाउ ठीक है। ओके? तो यस आप सर। देख सकते हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज ग्रुप के बारे में बताया गया है, 2.5, 4 ईयर एंड फाइनली 5 ईयर। यहाँ पे है ना, आप जब इन सभी लाइंस को पढ़ेंगे यहाँ पे सीधा सा बताया जा रहा है कि आमतौर पे 7 ईयर के आसपास आप अगर देखो तो वहां पे बच्चे का इनर स्पीच ज्यादा डोमिनेंट होता है। अगर आप नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, around 7 to 8 years of old, writing her examination and whispering answer to herself. Now if the teacher tells her be quiet, the child may speak the answer to herself with silent lip movement। ये देखिए जो silent lip movement होता है, यही जनरली बच्चा इनर स्पीच के फॉर्म में इसे देखता है यहाँ पे। लेकिन वो एग्जैक्टली देखें तो 11 से 12 साल की एज में वो जो बच्चे का इनर स्पीच है वो ज्यादा डोमिनेट यहाँ पे दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन जो बेस्ट आंसर है वो है अराउंड 7 years ऑफ एज। इज दैट क्लियर टू ऑल और नॉट? इसमें किसी को कोई डाउट है? एम आई ऑडिबल?
Yes, sir. Audible. अमित सर, तो द राइट आंसर इसमें है, एक बार दोबारा से उसको रिपीट हाँ कीजिए, जी सर। किस एज ग्रुप में कौन सी स्पीच होती है? 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच होता है वाइगोत्स्की के अनुसार सर। एक को बोलते हैं हम सोशल स्पीच या एक्सटर्नल स्पीच, एक को हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच, एक को हम कहते हैं इनर स्पीच। सोशल स्पीच ऑलमोस्ट 3 से 4 साल का होता है, प्राइवेट स्पीच ऑलमोस्ट 4 से 7 साल का होता है, और ये 7 से लगभग 11 की ओर बढ़ता। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि बच्चा किस एज में कम से कम इसका उपयोग शुरू करता है, देखिए यहाँ पे इस लाइन पे विशेष फोकस करेंगे यहाँ पे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा प्लीज इसको स्पीकर को थोड़ा सा बंद कर लीजिए प्लीज। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो 7 ईयर का जो एज है, ये इस क्वेश्चन के अनुसार बेस्ट है, आंसर के अनुसार। ठीक है, जी सर, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब हम लोग वाइगोत्स्की के सोशल लर्निंग की बात करते हैं तो आपको पता होगा वाइगोत्स्की के थ्योरी का नाम क्या है, कोई मुझे बता सकता है? सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी वाइगोत्स्की का नहीं है सर, वो बेंडूरा का है। साइको सोशल है। वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम सोशियो कल्चरल थ्योरी, आप इसे प्लीज लिख लेंगे कॉपी में। सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगोत्स्की के थ्योरी का नाम है। तो जैसा कि यहाँ पे एक टर्म है कल्चर, एनीवन डिफाइन द मीनिंग ऑफ कल्चर? एनीवन, कोई मुझे कल्चर का मतलब बता सकता है? एनीवन डिफाइन द लिटरल मीनिंग ऑफ कल्चर? संस्कृति कल्चर एक टाइप से। नहीं, संस्कृति तो उसकी हिंदी है सर, लेकिन अगर कल्चर को अगर डिफाइन करे तो आप कैसे डिफाइन करें कल्चर को आप? जो कुछ हम हमारा, हैं सर वही हमारी संस्कृति है। हाँ जी, हमारा उठना बैठना खाना पीना पहनना उड़ना सेलिब्रेट करना, इन सब के लिए जो हम एक जेनरिक कॉमन अम्ब्रेला टर्म यूज करते हैं, हम उसे कल्चर कहते हैं। यहाँ पे सोसाइटी और कल्चर में क्या डिफरेंस है? कल्चर स्पेसिफिक होता है, लेकिन जब यही कल्चर एक वेल स्पेसिफाइड जियो पॉलिटिकल बाउंड्री को फॉलो करती है तो हम इसे सोसाइटी के अर्थ में ज्यादा लेते हैं। यहाँ पे वाइगोत्स्की सीखने सिखाने में कल्चरल और सोशल कोहेशन को एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कल्चर को वो एक टूल की तरह मानते हैं। तो कल्चरल टूल्स में वाइगोत्स्की 2 इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं, एक को कहते हैं रियल टूल और एक को कहते हैं साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक टूल। रियल टूल का सीधा सा मतलब क्या होता है कि आपके आसपास में जो भी डिफरेंट प्रकार की चीजें हैं जिससे आप किसी भी चीज को सिखाने के लिए या किसी भी चीज को आप सीखने के लिए यूज कर सकते हैं, हम इसे ही क्या बोलते हैं? रियल टूल कहते हैं। जो साइकोलॉजिकल या फिर जो सिंबॉलिक टूल है, इसी सिंबॉलिक टूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम इसे ही क्या कहते हैं? हम इसे ही लैंग्वेज कहते हैं। और आप सभी को यह भान होगा कि भाषा का जो सबसे प्रारंभिक रूप है, जो सबसे इनिशियल फॉर्म है, उसे क्या कहते हैं? सिंबॉलिक या सांकेतिक कहते हैं। वाइगोत्स्की के थ्योरी को आप सिंपल सा इस तरीके से भी अगर आप लेमन भाषा में अगर समझना चाहें, जैसे हम आपसे एक सिंपल सा सवाल अगर पूछें, आप हमें आइस के कितने नाम बता सकते हैं? आपको बर्फ के कितने अलग अलग नाम पता होंगे? 10 से 15 नाम आपको मुश्किल से पता होंगे। लेकिन आपको पता होगा एक बर्फ का घर होता है जिसे हम लोग इग्लू कहते हैं, जिसे नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में रहने वाली एक बहुत ही एंडिजिनस ट्राइब बनाती है जिसका नाम है एस्किमो। उस एस्किमो के पास बर्फ के लिए अराउंड 150 नेम है। तो 150 नेम उसके पास क्यों है? क्योंकि उसके सराउंडिंग में, उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके इमीडिएट सेटअप में आइस का जो स्थान है, आइस की जो वैल्यू है, आइस का जो इंपॉर्टेंस है, शायद वो हमारे सेटअप में नहीं है। वाइगोत्स्की के थ्योरी को आप दूसरे एग्जांपल से इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप कई बार देखिएगा हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन, कल्चरल ट्रांसमिशन के संदर्भ में आप इसे ज्यादा समझ सकते हो कि जिस घर में अगर मान लीजिए पश्मीना शॉल को बनाने वाली जो एक कश्मीर की जो एक ट्रेडिशनल फैमिली है ना, वो फैमिली अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस स्किल को बिल्कुल सिखाती नहीं है, क्योंकि वो उसके कॉन्टेक्स्ट में होता है, वो उनके कल्चर में होता है, और कल्चरल टूल के थ्रू ही जो अगली जनरेशन है वो अपने पहले के जनरेशन से चीजों को सीखती है। अब इस तरीके से कल्चर के इंपॉर्टेंस को वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में एज ए लर्निंग आप
समझ सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखें तो क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि वाइगोत्स्की के अनुसार कैलकुलेटर, स्पेल चेकर जैसे तकनीकी उपकरण संज्ञानात्मक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वे छात्रों को आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने से रोकते नहीं है, विकसित कौशल करने का उसे क्या देते हैं, उसे मौका देते हैं। ऑप्शन नंबर 2, उनका संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं, उनके संज्ञानात्मक विकास पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3, वो बिना सोचे समझे तत्काल समस्या समाधान प्रदान करके रचनात्मकता को सीमित नहीं करते हैं, रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 4, वो इस समस्या समाधान कौशल और दक्षता को बढ़ाकर संज्ञानात्मक विकास का समर्थन करते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। स्पष्ट है यहां तक? जी सर। किसी को कोई डाउट इन दोनों सवाल में? अगर कोई डाउट, कोई कुछ ऐड करना चाहें, किसी ऑप्शन को समझने में अगर दिक्कत हुई हो, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सर। जी मैम। सर आपने अभी बताया था कि प्राइवेट और इनर स्पीच, सर इसमें डिफरेंस बताएंगे कि प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच में क्या प्राइवेट और इनर स्पीच में देखिए मैम, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक होता है सोशल, एक होता है प्राइवेट, एक होता है इनर। सोशल स्पीच का मतलब होता है कि बच्चा किसी सेटअप में दूसरों को बात करते हुए देखता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान लीजिए बच्चा अभी कैंडल से खेल रहा है मैम, और कैंडल से खेलते हुए वो कैंडल जल रहा है और आपने उसे बोला कि नहीं नहीं नहीं, कैंडल से नहीं खेलना चाहिए, आपका हाथ जल जाएगा। ये उसका सोशल स्पीच है। उसने आपसे चीजों को सुना, उसने आपको ऐसा करते हुए देखा। जब बच्चा कई बार क्या करता है, जब बच्चा खुद कई बार कैंडल से खेलता, आप छोटे बच्चों को देखिएगा, आप कभी 1 to 5 के बच्चों में जाइए तो बच्चों को बड़बड़ाने की आदत होती है। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को बड़बड़ाने की आदत होती है। उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, वर्बलाइजेशन कहते हैं। आप छोटे बच्चों को कभी भी साइलेंट रीडिंग के लिए नहीं कह सकते हो, क्योंकि उनमें वो आदत ही नहीं होती है। तो बड़बड़ा के चीजों को बात करना या करना, यही प्राइवेट स्पीच है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा और कॉग्निटिव मैच्योरिटी के नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करता है, तो यही जो प्राइवेट स्पीच है वो उसके इनर स्पीच के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा तब भी बोलता है या हम तब भी बात करते हैं, लेकिन बात करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कहीं ना कहीं इनर हो जाती है। और एक लेवल से दूसरे लेवल में ये चीजें जो जाती हैं, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसी को हम इंटरनलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में इसे ही आत्मसातकरण कहते हैं। इसे कि एक स्पीच का दूसरे स्पीच में कन्वर्ट होना ही इंटरनलाइजेशन कहलाता है। स्पष्ट है मैम? यस सर, थैंक यू सर। अमित सर, जी अमित सर, आपने टूल बताए थे, एक रियल टूल बताया, एक साइकोलॉजिकल टूल बताया ना? हाँ जी, हाँ जी। रियल टूल को सर थोड़ा सा एक बार और समझा दीजिए प्लीज। रियल टूल का मतलब होता है आसपास में आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड, आप देख सकते हैं कंप्यूटर, स्पेल चेकर, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप सीखने सिखाने के लिए आप यूज करते हैं या आप यूज कर सकते हैं किसी के लिए, दे ऑल आर रियल टूल्स। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए, हर किसी के लिए बिल्कुल भी फैमिलियर होगा। परख, कोई मुझे बता सकता है ये परख क्या है? सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखिए, थर्ड में और फोर्थ में ये तीनों चीजें कॉमन है। नहीं सर, थर्ड में असेसमेंट है, फोर्थ में एनालाइज है। सॉरी मैम, सॉरी। तो इसमें क्या हो सकता है, असेसमेंट होगा या एनालिसिस होगा? असेसमेंट है सर, थर्ड है। असेसमेंट है यहाँ पे। और ये परख को लॉन्च किसने किया है? एनईपी ने। एनसीईआरटी। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले गूगल देख रहा था, इसमें दो संस्थाओं का नाम है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च। इन दोनों का परख से क्या नाता है, इसे जरूर देख लीजिएगा। इसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये असेसमेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे एनालिसिस से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि परख एक असेसमेंट के पर्पज से बनाया गया है। यहाँ पे परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। लेकिन इन दोनों संस्थाओं का काम परख से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसे प्लीज आप अपने लेवल पे कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। अगले पेज में देखें,
जी। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत में सार्वभौमिक शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना, सभी शिक्षार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, कुशल कार्यबल विकसित करना और देश की जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाना। क्या आंसर होगा इसमें? सेकंड। सर ऑप्शन 2। सेकंड 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ओके, सेकंड नेक्स्ट वन ये भी हमारे प्रीवियस क्लासरूम डिस्कशन में कई दफा आ चुका है। विच सर ग्लोबल, टू टेबल एक्सेस। सर खा दो उसका। जी मैडम दोबारा बताइए। सर सेकंड है टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ जी मैडम, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ग्लोबल एजेंडा is reflected in India's educational goals, particularly in relation to sustainable development? तो कितने SDGs हैं टोटल? आई थिंक 17। अब 17 SDGs को आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे चीजों को एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए प्लीज। ये देखिए, ये UN का है इसमें, ठीक है। SDG 1 किससे जुड़ा हुआ है? नो पॉवर्टी। SDG 2 जीरो हंगर। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन। SDG 5 जेंडर इक्वालिटी। SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 reduced inequalities. 11 sustainable cities and communities. 12 responsible consumption and production. 13 climate action. 14 life below water. 15 life on land. 16 peace, justice and strong institutions. And the last, partnership for the goals. They all are 17 SDGs issued by और the किनको द्वारा ये डिफाइन किया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया है यहाँ पे। तो इसमें क्या आंसर होगा बता दीजिए इसमें? इसमें आंसर क्या होगा? SDG ऑप्शन SDG 4। हो सकता है ये एक मैच द फॉलोइंग करके भी इस तरीके से दे दे। SDG का रैंडमली यहाँ पे कोई भी नंबर दे दे 2 3 4 5 6 और इस तरीके से बगल में उनके गोल को लिख दे यहाँ पे और वो मैच द फॉलोइंग करके दे दे। तो इस तरीके से भी हमें 17 के 17 SDGs हमारे जहन में होने चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डू लर्नर्स टिपिकली इवेल्युएट व्हाइल एनालाइजिंग देयर लर्निंग टास्क? जब बच्चा अपने अधिगम कार्य का विश्लेषण कर रहा होता है तो वो क्या मूल्यांकन आमतौर पे करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, द स्पेसिफिक लर्निंग स्ट्रेटजीज दे विल यूज। 2, द कंडीशंस एंड रिसोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस हाउ दे अप्रोच द टास्क। 3, देयर ओवरऑल इमोशनल रेस्पॉन्स टू द टास्क। एंड 4, द गोल्स दे एम टू अचीव इन द टास्क। इसमें आप लोग आंसर बता सकते हैं, क्या हो सकता है इसमें बेस्ट आंसर इन चार ऑप्शन में से? सर फोर्थ वन, द गोल्स दे वांट दे एम टू अचीव इन द टास्क। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन के इस पार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे व्हाट पे फोकस है? बच्चा इवेल्युएट कर रहा है किस चीज को? अपने लर्निंग टास्क के विश्लेषण को। लर्निंग टास्क का विश्लेषण कर, इसमें मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है डबल डिप में अगर देखें तो 1 और 3 का यहाँ पे कोई बहुत सॉलिड ग्राउंड नहीं बन रहा है। 2 और 4 में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? आप लोग बताइए प्लीज। 2 ऑप्शन 2, द कंडीशंस एंड रिसोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस हाउ दे अप्रोच दिस टास्क। वो उस टास्क को कैसे अप्रोच कर सकता है, उसके पास क्या कंडीशन है, क्या रिसोर्सेस हैं, ये होगा। या द गोल दे एम टू अचीव इन द टास्क। इसमें ज्यादा मीनिंगफुल उस बच्चे के लिए चाइल्ड सेंटर्ड पर्सपेक्टिव में कौन सा? हाँ जी सर बताइए। सेकंड ये होगा सर, क्योंकि उसका बेसिकली क्या है, वो इवेलुएट ये करना चाह रहा है कि उसकी लर्निंग किस तरीके से सार्थक होगी, तो उसके लिए वो रिसोर्सेस और कौन सी चीज को मोटिवेट करती है उस तरफ जाएगा सर वो।
क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 4 जो है वो बच्चे का गोल है और जो 2 है उस बच्चे का वे हो सकता है कि किस तरीके से वो उसे अचीव करेगा? सर गोल तो एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट हो जा रहा है। ब्रॉड एस्पेक्ट है तो गोल एक प्रोडक्ट की बात करता है और ऑप्शन नंबर जो 2 है उसके प्रोसेस की बात करता है। तो मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा मीनिंगफुल इस क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार है। आप लोग अपनी बात बता सकते हैं यहाँ पे। जी सर, क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेस में है अभी और वो ये एनालाइज करना चाह रहा है कि जो कंडीशंस और रिसोर्सेज हैं उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। गोल के लिए अगर वो एनालाइज करेगा तो शायद वो लास्ट प्रोडक्ट है, इसलिए लास्ट में बात होगी। तो आई थिंक सेकंड ही होना चाहिए। सेकंड इसमें ज्यादा बेहतर ऑप्शन इसमें हो सकते हैं सर। इसमें आगे बढ़ सकते हैं, अमित सर, अगर ये आगे बढ़ अमित सर, सकते हैं जी। अगर ये क्वेश्चन टीचर के रेस्पेक्ट में होता तो 4 वाला ज्यादा बेटर आंसर होता शायद। एक्चुअली देखिए सर, बात यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 4 वाला एक सिंपल सा यहाँ पे स्टेटमेंट देके छोड़ दिया है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 को देखे तो बच्चा उसके पीछे क्या देख रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन और रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा जोर है कि क्या परिस्थितियां होंगी और उसके पास किस किस प्रकार के रिसोर्सेज हो सकते हैं या साधन उसके पास हो सकते हैं। तो 2 मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर ऑप्शन की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। सर यहाँ पर तो लेकिन ये कह रहा है कि वो, हाँ यहाँ पर तो वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन इज कि वो लर्नर क्या टिपिकली। हाँ जी सर, बोलिए सर। अमित सर जी। हाँ सर, मैंने इस क्वेश्चन को जब पढ़ा था ना सर, तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे समझा था कि अगर एक बच्चा है जिसका एम है IIT करना, तो वो अपनी सोर्सेज को पहले ध्यान से देखेगा कि वो कैसे उस एम को अचीव कर सकता है, कौन सी कोचिंग उसके लिए बेटर है, कितने से कितने बजे तक उसको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें उसको ध्यान में रख करके ये करेगा ना वो। तो उसका ऑप्शन सेकंड मैंने मार्क किया था सर। अगर मेरे अनुसार देखें तो मेरे ख्याल से 2 ज्यादा बेहतर ऑप्शन इसमें हो सका है इसमें। जी सर, सेकंड फॉरवर्ड ज्यादा है। सेकंड आंसर है सर, मैंने मार्क किया सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। सीखने की प्रक्रिया में एक सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर का मतलब क्या है? तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर का हमने यहाँ पे एक छोटा सा मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड किया है, आप इसको देख सकते हैं चाहे तो। ये देखिए, ये मैंने क्लास 11 की NCERT साइकोलॉजी का एक टॉपिक है सेल्फ एंड अदर्स। इसी में कुछ पेजेस के बाद एक क्वेश्चन आया था LD में कि सेल्फ कॉन्सेप्ट में और सेल्फ एस्टीम में क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंट प्रकार के सेल्फ की बात की गई है और इसी में से एक सेल्फ है जिसका नाम है सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन क्या कह रहा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर। इस पे सबसे ज्यादा जोर है। हम अपने मॉनिटर को और आप अपने बिहेवियर को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं। who are able to change their behavior according to the demands of the external environment are high on self monitoring। यहाँ पे तो ये है सेल्फ रेगुलेशन का एक लिटरल डेफिनेशन। अगर हम क्वेश्चन के अनुसार अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आंसर होगा बताइए? ऑप्शन 4 सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन 4। अगर हम ऑप्शन 4 को देखें और रेस्ट ऑफ द 3 को देखें, अपने दृष्टिकोण में बदलाव किए बिना, अपने दृष्टिकोण में बदलाव होता है, किए बिना नहीं होता है। विश्लेषण किए बिना नहीं, विश्लेषण करके होता है। निष्क्रिय रहना नहीं होता है, सक्रिय रहना होता है। और सीखने के तरीके को प्रभावित करने वाले कारकों को देखिए, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कंट्रोल करना, ये इस टर्म से जुड़ता हुआ दिख रहा है। और आवश्यकता अनुसार उसे क्या करना, समायोजित करना, उसे मैनेज करना, उसे अकोमोडेट करना। सो बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एज पर दिस क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अब यहां से थोड़ा सा लच्छेदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहां से कंस्ट्रक्टिविज्म स्पेशली शुरू हो रहा है। इसके पहले कंस्ट्रक्टिविज्म की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन था, अब कंस्ट्रक्टिविज्म के डायरेक्टली थ्योरी पे क्वेश्चन है। शुरुआत जीन पियाजे के थ्योरी से हो रही है। इन जियां पियाजे थ्योरी, what ability is a hallmark of formal operational? Anyone tell me the all 4 stages of the Jiang Piaget cognitive development theory?
4 स्टेजेस के कोई मुझे नाम बता सकते हैं? एनीवन? सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल एंड प्री ऑपरेशनल मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 जीन पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज थ्योरी हैं। थ्योरी डेवलपमेंट को स्टेज में बांटा गया है। तो क्वेश्चन है कि फॉर्मल ऑपरेशनल जो होता है वो 4th स्टेज होता है, उसका क्या हॉलमार्क है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल कैलकुलेशंस ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट पे बच्चा जो मेंटल कैलकुलेशन करता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट, प्लीज थोड़ा सा आप लोग स्पीकर ऑफ कर लीजिए, प्लीज स्पीकर ऑफ कर लीजिए। उषा कुमारी सर या मैडम जो भी हैं, प्लीज माइक्रोफोन को ऑफ कीजिए। सर प्लीज कैरी ऑन। या फिजिकल ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फिजिकली अपने सेंसेस के द्वारा बता सकते हैं, देखकर, सुनकर, सूंघ कर, टेस्ट करके, टच करके। तो जाहिर सी बात है फिजिकल ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन हमारे सेंस से, हमारे सेंसरी ऑर्गन से और हमारे सेंसिंग से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 पहले स्टेज से जुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 2, द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट। लॉजिकल थिंकिंग स्टेज 3 में आता है। लॉजिकल थिंकिंग स्टेज 3 में आता है, लेकिन वो बच्चा रियल चीजों पे लॉजिक लगाता है। क्या है बच्चा इस पे बताएगा, ना कि क्या होगा। रियल पे बच्चा स्टेज 3 पे काम करता है, पॉसिबल पे बच्चा स्टेज 4 पे काम करता है। जहां पे चीजें पॉसिबल होती है, जहां पे चीजें प्रेजेंट में नहीं होती है, उसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 स्टेज 3 के साथ जुड़ रहा है। द एबिलिटी टू कैटेगराइज ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सिंपल एट्रीब्यूट। अगर आपने स्टेज 3 को पढ़ा होगा, तो जब बच्चे के पास लॉजिकल थिंकिंग आती है तो बच्चा चीजों को सेग्रीगेट करता है, कुछ कॉमन फीचर के आधार पे उसे सीरिएट करता है, सीरिएशन कर सकता है, कैटेगराइज कर सकता है वहां पे। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 स्टेज 3 के साथ जुड़ता है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 4 को देखें, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड कंसीडर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज पे बच्चा 3rd स्टेज में भी काम करता है। लेकिन 3rd में और 4th में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग डेवलपमेंटल डिफरेंस क्या है कि 3rd में बच्चा लॉजिकल कॉन्क्रीट पे काम करता है और 4th में बच्चा लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट पे काम करता है। क्या है ये बच्चा 3rd में बताएगा, लेकिन क्या होगा ये बच्चा 4th में बता पाएगा। So the best option is option number 4. Am I clear? सर फर्स्ट वाला किस कैटेगरी में है सर? फर्स्ट का देखेंगे सर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट पे बच्चा मेंटल कैलकुलेशन करता है। आप लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है, पढ़ा होगा पियाजे के बारे में, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व कहते हैं इसे, जो बच्चा फर्स्ट स्टेज के 5th सब स्टेज में गेन करता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारे पास है या नहीं है। तो हम उसे कैसे बता सकते हैं? देखकर बता सकते हैं, सुनकर बता सकते हैं, सूंघ कर बता सकते हैं, टेस्ट करके बता सकते हैं। तो ये बच्चा फर्स्ट स्टेज में करता है। यहाँ पे 4th स्टेज के बारे में पूछा जा रहा है। बच्चे के पास जो चीजें नहीं भी है, अगर हम बच्चे से पूछे कि आज बताओ आज का मौसम कैसा है, तो बच्चा 3rd स्टेज में लॉजिक लगा के बता देगा। लेकिन कल का मौसम कैसा होगा, इसके लिए बच्चे के पास एक हाइपोथेसिस बनाने की क्षमता होनी चाहिए, जो 4th स्टेज के साथ जुड़ जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। थैंक यू सर। आगे बढ़ सकते हैं? प्लीज सर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज अ यूजुअल खुला मत छोड़ो सर प्लीज थोड़ा सा सर अपने माइक प्लीज बंद कर लीजिए। सुधीर सर प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। What is a usual key feature of adolescent egocentrism during the stage of formal operations? Please mic off कर दीजिए। नीरज रॉय सर प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एक टर्म आ रहा है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म।
अगर आपने पियाजे के स्टेजेस को ध्यान से देखा होगा तो ईगोसेंट्रिज्म सेकंड स्टेज में भी है और फोर्थ स्टेज में भी है, लेकिन सेकंड स्टेज का ईगोसेंट्रिज्म बिफोर लॉजिक है और फोर्थ स्टेज का ईगोसेंट्रिज्म विद एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। ऑप्शन नंबर 1, एडोलेसेंट अवॉइड थिंकिंग अबाउट देयर ओन बिलीफ एंड एक्शन। बच्चा अपने बिलीफ के बारे में और अपने एक्शंस के बारे में थिंकिंग को अवॉइड नहीं करता है, थिंकिंग को एक्सेप्ट करता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब ही होता है कि जो मुझे लग रहा है वही सही है, तो यहाँ पे अवॉइडेंस कभी नहीं होगा, एक्सेप्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर 2, adolescents are often focused on their own ideas and believe others are watching and evaluating them। बच्चे अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा भी लगता है कि सामने वाला कहीं ना कहीं उनके मूल्य का अंकन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 कुछ हद तक सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 को देखें, adolescents believe that no one is paying attention, everyone is paying attention, no one is paying attention नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4, adolescents are completely aware of others perspective and belief। तो 1 और 3 का यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है इस क्वेश्चन के अनुसार। 2 और 4 ज्यादा सूट कर रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो मुझे बता सकते हैं? सेकंड ऑप्शन। इसमें सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब सेकंड ऑप्शन को आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। हाँ सर, यस सर। आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं। ये सारा का सारा स्क्रीनशॉट मैंने इग्नू के नोट से लिया है, आप देख सकते हैं इसमें। आप लोग इसको पढ़िए, मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब शायद इन पंक्तियों में है। मैं ये शेयर कर दूंगा कि आगे बढ़ सकते हैं हम। जी सर, जी सर। प्लीज शेयर कर सर। ये नोट्स जो आपने बनाए हैं ये भी अगर आप शेयर ग्रुप में डाल दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरे नोट नहीं है सर, ये इनू के हैं। मैं शेयर कर दूंगा, सर को बोल दे दो, वो विल शेयर योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके। अब देखिए यहाँ पे इस पेज के तीनों के क्वेश्चन पियाजे से हैं और 39 नंबर और 40 नंबर ये दोनों क्वेश्चन पियाजे के फोर्थ स्टेज से हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, which of the following best illustrates the concept of hypothetico-deductive reasoning। hypothetico-deductive reasoning का मतलब, मैं यहाँ पे रीजनिंग को थोड़ा सा मैं ये डिफाइन करना चाहूँ, अगर आप लोग अनुमति दे तो। यस सर। बेसिकली आप अगर नोट्स को पढ़िएगा एनसीईआरटी का, तो उसमें एक बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, उसको कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं, जिसे हम थिंकिंग कहते हैं लेमन भाषा में। तो थिंकिंग के कई सारे सब प्रोसेस होते हैं, ये सब चाहे तो लिख भी सकते हैं, मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूं, आप सभी साथियों के लिए थोड़ा आसान रह जाएगा समझना। थिंकिंग का पहला सब प्रोसेस का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरे सब प्रोसेस का नाम है क्रिएटिविटी, तीसरे का नाम है रीजनिंग, चौथे का नाम है डिसीजन मेकिंग और पांचवें का नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। ये मैं एनसीईआरटी क्लास 11-12 की साइकोलॉजी के अनुसार बता रहा हूं यहाँ पे। अब इसमें एक टर्म होता है रीजनिंग। जब आप रीजनिंग का संधि विच्छेद करेंगे तो रीजन प्लस आईएनजी, किसी भी चीज को इन्फर करना ही रीजनिंग कहलाता है। रीजनिंग के 3 हिस्से होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक को कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, जिसे हम बॉटम अप रीजनिंग भी कहते हैं। एग्जाम्पल टू रूल आप सभी ने पढ़ा होगा। एक को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, जो टॉप डाउन होता है, रूल टू एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। और तीसरा, आप सभी ने अगर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ा होगा तो एक टर्म उसमें यूज करते हैं एनालॉजी, स्पेशली वर्बल रीजनिंग में हम लोग खूब इसे पढ़ते हैं। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है? जब बच्चा हाइपोथेसिस बनाने की स्थिति में होता है, और हाइपोथेसिस का मतलब ही है उस बच्चे के पास एक इमेजिनेशन पावर आ चुका है। और इमेजिनेशन कब होता है? जब बच्चा चीजों को एब्स्ट्रैक्टली या एब्स्ट्रैक्ट फैशन में लेना शुरू करता है।
पॉसिबल चीजों पे विचार करना शुरू करता है रियल चीजों से आगे बढ़ते हुए। तो इसमें अब 4 एग्जाम्पल दिया गया है। उन एग्जाम्पल में आपको ये देखना है कि किस एग्जाम्पल में या किस ऑप्शन में एग्जाम्पल की बात पहले की जा रही है और किस ऑप्शन में एग्जाम्पल की बात बाद में या रूल की बात पहले की जा रही है। तो मैंने ये आप सभी को हिंट दिया। अब आप इन चारों ऑप्शन को पढ़ के मुझे बताइए विच ऑप्शन विल बी बेस्ट एज पर द क्वेश्चन। बताइए। सेकंड ऑप्शन सर सेकंड ऑप्शन। बच्चा सबसे पहले एनिमल्स को कैटेगराइज कर रहा है, तो ये 3rd स्टेज का बच्चा ज्यादा अच्छा करेगा पियाजे के अनुसार। 4th स्टेज का बच्चा इससे एडवांस निकलेगा। An adolescent imagine how life would be different in people didn't have the sleep। यहाँ पे भी बच्चा एग्जाम्पल पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे a person learning to recognize different shapes by touch। यहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं टच करके चीजों को कैटेगराइज कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 a student memorizing the steps for solving a math problem। क्या होगा इसमें आंसर बताइए। सेकंड होगा सर। इसमें सबसे बड़ा यहाँ पे जो क्लू है, बच्चा इमेजिनेशन पे जा रहा है कि किस तरीके से जानवर सोते होंगे यहाँ पे। सो द बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? प्लीज एक्सप्लेन थिंकिंग की 5th स्टेज क्या बताई थी? थिंकिंग की 5th स्टेज प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद क्या आता है? सर एक बात, प्रॉब्लम मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, आप लोग प्लीज लिख लीजिए। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। पहला हमने बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा हमने बताया था क्रिएटिविटी, या आप उसको क्रिएटिव थिंकिंग भी बोल सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग को ब्रीफ में क्रिएथिंक भी बोलते हैं। ये सारी की सारी साइकोलॉजी के एनसीईआरटी में दिया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं वहां से। जो 3 है हम इसे रीजनिंग कहते हैं, तर्कणा हिंदी में कहते हैं। जो 4 है हम इसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं, और जो 5th है इसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है, ठीक है। सर अगली कड़ी में आए, थिंकिंग पे थोड़ी सा प्रकाश डालेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग मैं बता देता हूँ। अगर आपने हाँ जी अगर आपने एनसीएफ 2005 को अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म मिलता है, क्रिटिकल पेडागॉजी। जब हम किसी भी सवाल पे बच्चों को बोलते हैं कि प्लीज क्रिटिकली एनालाइज द सिचुएशन, तो क्रिटिकल एनालाइज का मतलब होता है कि बच्चा टेक्स्ट बुक, बच्चा सोसाइटी, बच्चा अपने बच्चा सामने वाले के परसेप्शन के बियॉन्ड उसका अपना पर्सनल स्पेसिफिक परसेप्शन वहां पे क्या है, यही होता है क्रिटिकल का मतलब। जो हमारी पेडागॉजी है वो ये बोलती है कि तुम खाली सामने वाले के परसेप्शन को डिफाइन मत करो, आपका अपना परसेप्शन वहां पे क्या है, यही होता है क्रिटिकल। अगर आंसर राइटिंग की भाषा में बोले क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि किसी भी सिचुएशन में क्या सीमाएं हैं उसको देखो, है ना, क्या अच्छाइयां हैं उसको देखो, और उन सीमाओं के आलोक में आप किस प्रकार के सजेशंस को आप वहां पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ये बताओ वहां पे। ये क्रिटिकल थिंकिंग में हमें बताया गया है, सिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। मस्तिष्क विकास पर संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार जब बच्चे अतीत और वर्तमान के अनुभवों को, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे बच्चा प्रेजेंट और पास्ट, जब आप लेसन प्लान, डाल्टन के लेसन प्लान को जब आप क्लास में लेके जाते हैं तो किसी भी चैप्टर को जो प्रीवियसली चैप्टर से इंटरलिंक्ड अपकमिंग चैप्टर होता है, कभी भी उस चैप्टर को आप डायरेक्टली शुरू नहीं करते हैं। हमेशा लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस लेते हैं ना, या लर्निंग रिव्यू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम पिछली चीजों को हम आने वाली चीजों से क्या कर सके, जोड़ सके। तो जब पहले की चीजें आने वाली चीजों से या वर्तमान चीजों से जुड़ती है तो वहीं पे लर्निंग को होलिस्टिक माना जाता है, लर्निंग को मीनिंगफुल माना जाता है, और लर्निंग को इंटीग्रेटेड माना जाता है। और उसी इंटीग्रेशन में इस पेज की अगली कड़ी में 8 से भी क्वेश्चन आया है। एनईपी को देखेंगे तो स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन की भी बात है वहां पे। क्वेश्चन को देखें, जब बच्चे अतीत और वर्तमान के अनुभवों को एकीकृत करना सीखते हैं तो किस तरीके से बच्चे का विकास होता है। आप लोगों में से कितने लोगों ने एक टर्म सुना है साइकोलॉजी में, गेस्टल्ट कहते हैं उसे, सुना है आप लोगों ने?
यस सर, सुना हुआ। Gestalt sir, was inside- तो which is हाँ हाँ, anyone tell me the literal meaning of this German term gestalt? sir, inner hole. Organized whole. pattern. गेस्टल्ट का मतलब ही कन्फिगरेशन होता है, पैटर्न होता है। आप गेस्टल्ट को कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ मेरे ख्याल से आप सभी के लिए सर, मैं ज्यादा बेहतर तरीके से इस प्रेजेंटेशन को रख पाऊँ मैं। तो मुझे बता सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हर किसी के लिए मून है, लेकिन किसी ने भी इसे डॉट नहीं बोला या सीरीज ऑफ डॉट्स नहीं बोला यहाँ पे। तो यही हमारा दिमाग है कि हम चीजों को होलिस्टिकली परसीव करते हैं। यहाँ पे जब आप किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एलईडी बोर्ड को देखते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन को आप होलिस्टिकली लेते हो। यही हमारा ब्रेन है और यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी डिमांड है। आप क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ें तो आंसर पे आए, चिल्ड्रन डेवलप मोर इफेक्टिव मोटर स्किल। सेकेंड, children begin to rely solely on external stimuli for learning। एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे सब समय बच्चे का डिपेंडेंस नहीं होता है, इसलिए बिहेवियरिज्म फेल हो चुका है। 3, चिल्ड्रन बिकम मोर इंपल्सिव ऑन देयर रिएक्शंस। कई बार वो इंपल्सिव नहीं भी होता है। एंड 4, चिल्ड्रन इंप्रूव देयर सेल्फ रेगुलेशन एंड एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। क्या आंसर होगा इसमें बताइए? ऑप्शन 4 Option 4. इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन को हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। दोनों में एक चीज कॉमन क्या है कि वहां पे वो अपने बिहेवियर को सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, यहाँ पे अपने नॉलेज को सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, पास्ट और प्रेजेंट से जोड़ के। स्पष्ट है? Yes sir. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसे आप कंस्ट्रक्टिविज्म का एक कोर आइडिया या कोर या लोकस नहीं मान सकते हैं? रचनावाद का केंद्रीय विचार हम किसे नहीं मानते हैं? ऑप्शन नंबर 1, सोशल इंटरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन द नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। वाइगोत्स्की का लाइन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। 2 में लिखे लर्निंग इज नॉट पैसिव, यहाँ पे पैसिव लिखा है तो पैसिव बिल्कुल भी नहीं होगा। 3, theories of constructivism have roots in research of Piaget, Vygotsky and John Dewey। डीवी के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म सबसे पहले डीवी के फिलोसॉफिकल वर्क में ही हमें एम्ब्रियोनिक तरीके से भ्रूणी अवस्था में सबसे पहले दिखता है। उनकी एक बुक है, इसे आप चाहें तो लिख लें, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र और शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4, लर्नर्स आर एक्टिव इन कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन नॉलेज। कहा ही जाता है कि सक्रिय होना ही सीखने की सबसे पहली शर्त है। आप सीखने वाले को जब तक एक्टिव नहीं करेंगे, इसलिए एक्टिविशन में हम टीचर या हम एजुकेटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम एज पर एनईपी 2020 बोल लीजिए, एनसीएफ 2023 बोल लीजिए या एनसीएफ 2005 बोल लीजिए, एक फैसिलिटेटर का है, एक सुसाइडकर्ता का है। तो क्या इसमें आंसर हो सकता है? नॉट कंसीडर पूछा जा रहा है। सेकंड ऑप्शन, Second. ऑप्शन 2। लेकिन अगर कंसीडर्ड दे दे तो सर Then fourth sir, fourth. फोर्थ ऑप्शन। तो सारे ही तो इसका ये third मतलब option। नॉट लगा के हमने 2 कर लिया। अब नॉट हटा के क्या हम इसको कोडिंग कर सकते हैं? बाकी सारे आ जाएंगे इस 2 के तरीके अलावा। से एक, हाँ जी, तो इस 1, 3, तरीके 4 से हम क्वेश्चन को रिफ्रेम भी कर सकते हैं। तो हमेशा कहा जाता है कि एक जो एमसीक्यू होता है वो 4 ऑप्शन के साथ एक स्टेम वाले मेन स्टेटमेंट के साथ एक क्वेश्चन नहीं होता है, उसके 4 स्टेटमेंट अपने आप में एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो सकते हैं फर्दर। तो इसलिए एमसीक्यू में एनालिसिस करना अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना भी हो सकता है। मैं स्पष्ट हूं यहां तक? जी सर। जी सर। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आप सभी के साथ। विच साइकोलॉजिकल थ्योरी इज कंसीडर्ड टू एम्ब्रेस अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बाय फोकसिंग ऑन हाउ इंडिविजुअल्स कंस्ट्रक्ट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज? कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व्यक्ति द्वारा ज्ञान के आंतरिक प्रतिनिधित्व का निर्माण करने के तरीके पे ध्यान केंद्रित करके एक
रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने वाला माना जाता है। यहाँ पे रचनात्मक दृष्टिकोण उसका है नहीं, लेकिन उसने रचनात्मक दृष्टिकोण को सपोर्ट किया, एम्ब्रेस किया। यहाँ पे क्या इसमें ऑप्शन होगा, बता सकते हैं? साइको एनालिटिक थ्योरी। लेकिन मैम साइको एनालिटिक होगा तो फिर 1, 3 और 4 क्यों नहीं होगा, ये बताइए। नेगेटिव मार्किंग में सही जानना जितना जरूरी है, गलत क्यों है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। Analysis what shows constructivism, sir? नहीं, एनालिसिस तो कंस्ट्रक्टिविज्म का है। एक्चुअली सर मैंने तो थोड़ा सा ना इस आधार पे वो आंतरिक लिख दिया ना, तो इस आधार पे तुक्का लगाया है कि आंतरिक मन से जुड़ा हुआ है, तो ये थ्योरी जो मनोविश्लेषणवाद वाली थ्योरी है। अच्छा चलिए, मैं 2-3 टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आप पहला इन सभी तो टर्म के बारे में, हो गया। अच्छा इन सब टर्म के बारे में आपने सुना है? ईद, ईगो, सुपर ईगो। सर आंसर जानेंगे सर, आंसर जानेंगे, लेकिन आंसर क्यों है उसको थोड़ा निकाल लें, हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर आंसर पे भी फोकस करेंगे। ईद, ईगो, सुपर ईगो, इसके बारे में आपने सुना है? Yes, sir. सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है। कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इसके बारे में भी सुना होगा आपने? जी सुना होगा। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, इन सब के बारे में भी सुना होगा। जी सर। ईद का मतलब होता है जब हमें कोई भी चीजें प्लेजर देती है। हमें आइसक्रीम खाने का मन है, सामने वाले का आइसक्रीम चुरा के भाग किया, इसे कहते हैं ईद। सुपर ईगो का मतलब होता है कि नहीं, मुझे रूल को फॉलो करना है, इसीलिए जो सुपर ईगो होता है वो ऑलवेज मोरल पे काम करता है या मोरालिटी पे काम करता है। ईद है वो ऑलवेज प्लेजर पे काम करता है, और ईगो जो है वो ऑलवेज रियल पे काम करता है। मुझे आइसक्रीम खाना है, लेकिन मैं पूछ के आइसक्रीम खाऊंगा, तो सोसाइटी का रूल भी फॉलो हो गया, मेरे खाने का मन भी पूरा हो गया। तो इसीलिए जो बैलेंस पर्सनालिटी होती है वो ईद और सुपर ईगो दोनों को बैलेंस करती है, इसलिए बैलेंस ईगो हमारे पास होना चाहिए। स्पष्ट है? स्पष्ट है। मैं आप लोगों से अभी सवाल पूछ रहा हूं, आप लोगों के दिमाग में, देखिए मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू जाऊंगा। मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, आपके सवाल के जवाब आपके दिमाग में तुरंत आ रहे हैं, ये कॉन्शियस है। बहुत सारे जवाब बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ये क्या है? ये अनकॉन्शियस है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ये प्री कॉन्शियस होता है। होता भी नहीं है और आता भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, उसे प्री कॉन्शियस भी कहते हैं मैम उसे। हाँ नहीं, जो फ्रॉइड ने जो टर्म यूज किया मैम, उसे प्री कॉन्शियस कहते हैं। सब कॉन्शियस भी है, लेकिन फ्रॉइड के साइंस में सर सब कॉन्शियस यूज होता है। जी हाँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पे बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि जेबी वॉटसन कहते हैं कि बिहेवियरिज्म किस प्रकार के बिहेवियर को स्टडी करता है, जो अपने नेचर में ऑब्जर्वेबल होता है और जो अपने नेचर में वेरीफाइबल होता है। कुत्ते के मुंह से पानी निकला मांस की बोटी को देख के, तो पानी निकला ये ऑब्जर्वेबल है, कितना पानी निकला इससे पता चलेगा खाने का मन है या नहीं है। क्लियर है बिहेवियरिज्म? तो वहां पे इंटरनल नहीं है, वहां पे एक्सटर्नल है। गेटिंग मी? ओके। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी की बात करें तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी कहता है कि जैसा कंप्यूटर काम करता है वैसा हमारा दिमाग भी काम करता है। तो हमारा दिमाग काम करने के लिए कुछ इनपुट लेता है, उसे हम कहते हैं एनकोड। उसके बाद उसे अपने दिमाग के हार्ड डिस्क में क्या उसे स्टोर करता है, उसे कहते हैं स्टोरेज। और एग्जाम में जब 2 into 2 4 करने की बात आती है उसे कहते हैं रिट्रीव करना या डिकोड करना, आप कह सकते हो यहाँ पे। तो मशीन की तरह अगर हमारा दिमाग काम कर रहा है तो उसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। लेकिन अगर कार्ल रोजर्स का, अगर अब्राहम मैस्लो के, अगर हम लोग ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की बात करें तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी सबसे ज्यादा फोकस, आप लोगों ने नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा जो फोकस है उनका वैल्यू पे, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन सिंपैथी पे, एम्पैथी पे, नीड पे, इस पे ज्यादा है। तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कंस्ट्रक्टिविज्म का सबसे फोकल आइडिया है। लेकिन अगर साइको एनालिटिक की बात करें तो साइको एनालिटिक में जो सबसे बेसिक माना जाता है वो है सिगमंड फ्रॉइड का साइकोडायनामिक्स। लेकिन आपने एक टर्म सुना होगा, अभी थोड़ी देर में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एरिक एरिक्सन।
ट्रस्ट वर्सेस Yes, स्ट्रस्ट sir. सुना होगा, तो वो साइको एनालिसिस है। फ्रॉइड का जो है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, लेकिन जो एरिक्सन का है वो साइको एनालिटिक थ्योरी है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी दिमाग के प्रेजेंस को मानता है, और इसीलिए वहां पे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन की भी बात होती है। जब आप फ्रॉइड को डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो फ्रॉइड ने अपने पेशेंट के लिए कई डिफरेंट प्रकार के साइकोलॉजिकल टूल को डिवाइस किया था। वन ऑफ देम इज द ड्रीम एनालिसिस, कि हम सपने में किस प्रकार की चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, उस प्रकार से, उस तरीके से हमारा मनोविश्लेषण संभव हो सकता है यहाँ पे। तो इसके अनुसार आप सभी का तुक्का, या जिन्होंने भी तुक्का लगाया था, जिनके तुक्के में साइको एनालिटिक था, वो तुक्का बिल्कुल भी गलत नहीं था। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। स्पष्ट सर मैंने तुक्का स्पष्ट लगाया में था यहाँ पे? इसमें। अमित सर, जी सर ये एरिक्सन का साइको सोशल है या एनालिटिकल है? एक्चुअली मैम साइको सोशल तो है वहां पे, लेकिन इन सभी को हम लोग, जैसे आप सिगमंड फ्रॉइड के अगर आप काम को देखें साइको डायनामिक, तो साइको डायनामिक के काम को और ज्यादा अहेड, और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम एरिक एरिक्सन का है, जेम्स मार्सिया का है। अभी थोड़ी देर में करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, थैंक यू सर। ठीक है मैम। क्योंकि यहाँ ये तक किसी टर्म को कहीं से गुजरा नहीं एरिक्सन पढ़ने में, इसलिए नहीं, मैंने आपने साइको सोशल बिल्कुल सही किया, लेकिन साइको एनालिसिस में भी कई बार हम रखते हैं उनको वहां पे। आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया सर। थैंक यू सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन को देखिए, इसके ऑप्शन को देखिए, आपको बिल्कुल भी मिसमैच सा लगेगा, जो मुझे महसूस हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्ली मैच्योरेशन फॉर बॉयज? बच्चों के प्रारंभिक परिपक्वता के लिए कौन सा अनुभव या कौन सा प्रभाव सही है? They develop slower social skill, they are less popular, they are less likely to be leaders, they tend to engage in more delinquent behavior. इस क्वेश्चन के थोड़ा सा स्वभाव को समझिए। नहीं, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके ऑप्शन को आप देखिएगा, ये बड़ा मिसमैच सा है सर, जो मुझे लग रहा है। लड़कों के लिए जल्दी परिपक्व होना निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप है? मैंने बच्चा जल्दी परिपक्व क्यों हो जाता है? इसमें मुझे तो 2, 3, 4 इसमें 2, 3, 4 का तो कोई भी मतलब नहीं है। ये सारे के सारे जेंडर बायस्ड टर्म्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। उनमें सामाजिक कौशल का विकास धीमी नहीं, आंसर 1 तो है, लेकिन आप एक बार समझिए, 1 लेकिन जच नहीं रहा ना सर। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा प्लीज। बच्चों में, लड़कों में सामाजिक कौशल का विकास धीमी गति से होता है, इसलिए वो जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। कहाँ मैच कर रहा है ये बताइए सर? वही तो हाँ। नो सर, लेकिन ये बेटर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा इसमें तो। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है, हम इसे ही क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। मैं किस बात की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए चीजों को। क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन सही नहीं हो सकते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग है आपका। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस क्वेश्चन के बहाने क्रिटिकल थिंकिंग का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आप सभी के समक्ष रखा। स्पष्ट हूं? यस सर, यस। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इम्पैक्ट? सर इसका आंसर नहीं है अमित सर, ये क्वेश्चन का आंसर? इसका आंसर तो 1 ही है मैम, लेकिन आंसर में और क्वेश्चन में कोई कोरिलेशन नहीं है। सवाल की जरूरत कुछ और है और आंसर किसी और जरूरत को पूरा कर रहा है। बेस्ट ऑप्शन 1 ही है, लेकिन ये क्वेश्चन सही नहीं है आंसर के अनुसार, हम ये बोलना चाह रहे हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रिसेस एंड फिजिकल एक्टिविटी? यहाँ पे रिसेस और फिजिकल एक्टिविटी, बच्चे के फिजिकल प्रोसेस पे फोकस ज्यादा है, बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट पे इसका क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको लगता नहीं है ये रिसेस और फिजिकल एक्टिविटी चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ते हुए टाइम मैनेजमेंट से या टाइम टेबल से जुड़ रहा है? प्रिंसिपल के पेपर में क्वेश्चन आया था कि टाइम टेबल एक स्पार्क प्लग की तरह होता है। ये स्टेटमेंट किसका था? आपने अगर दिया होगा या आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर देखा होगा, तो रिसेस और फिजिकल एक्टिविटी का बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 1, it supports brain development, language and social skill. 1, 2, it hinders academic performance. Not 3,
It primarily improves physical health, it supports brain development, language, social skill. And 4, it decreases concentration level. 2 का और 4 का Option दूर third. दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। 1 और 3 में से कौन सा ज्यादा बेहतर है, कोई मुझे बता सकते हैं? 3 क्यों होगा? 3 क्यों होगा? सोशल स्किल्स और ब्रेन डेवलपमेंट। लेकिन सर तीनों चीजें तो सेम है ना सर, ब्रेन डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड सोशल। अगर मैं बोलूं बच्चे के दिमाग में न्यूरल कनेक्शन ही बन नहीं पा रहा है, ये फिजिकल डेवलपमेंट है। लेकिन बच्चा सोच नहीं पा रहा है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ब्रेन डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, लैंग्वेज एंड सोशल स्किल्स कॉग्निटिव कम सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 में डेवलपमेंट का तीनों डोमेन शामिल हो रहा है। सो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अब अगर जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया उसी एक्सप्लेनेशन को क्वेश्चन के फॉर्म में बना दें, या जो ऑप्शन नंबर 3 में है इसे क्वेश्चन के फॉर्म में रिडिजाइन या रिफ्रेम कर दे और मेरे एक्सप्लेनेशन को ऑप्शन के फॉर्म में बना दे, तो क्या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना है। स्पष्ट है? एक्सक्यूज मी सर, जी सर मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि जैसे फर्स्ट और थर्ड है, दोनों में ही ऑप्शंस में तीनों चीजें हैं, ब्रेन डेवलपमेंट, लैंग्वेज, सोशल स्किल, उसमें भी सेम है। बस थोड़ा सा एक फर्स्ट में लिखा है इट सपोर्ट्स और थर्ड में लिखा है इट प्राइमरीली इम्प्रूव, उसके बाद सपोर्ट इसमें भी आया है, तो डिफरेंस क्या है? क्या ये कहा जाता है कि सबसे पहले आपका शारीरिक स्वास्थ्य मैटर करता है? आप देखिए यहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट, लैंग्वेज, सोशल स्किल, ये दोनों इसमें कॉमन है, लेकिन ये इसमें अनकॉमन है। फिजिकल हेल्थ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं दिया हुआ है। आप देखिए yes, और यहाँ पे फिजिकल हेल्थ बच्चे के मेंटल हेल्थ से सबसे पहले जुड़ता है। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्पष्ट है? नहीं सर, आगे बढ़ सकते हैं? जी सर। अनकॉमन फिजिकल था ना मैडम वो कंपैरेटिव बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों के डाउट को कुछ क्लियर कर पा रहा हूँ? क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं? आंसर क्लियर हो रहे हैं? सर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। साइकोलॉजी और इस टाइप के पढ़ाने के लिए आपकी क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है। Okay, thank you, sir. Oh, next question. In the context of parenting style, what does the term indulgent parenting mean? यही कल मैंने बताया था। जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम अभी हम इसके ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं, हम कुछ स्लाइड दिखाना चाहते हैं, अगर आप सभी इच्छुक हो तो। चलिए, सबसे पहले जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पेरेंटिंग है, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव एंड नॉट इन्वॉल्व, ये दिया किन्होंने था? एक सिंपल सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ब्लूम टैक्सोनॉमी के नॉलेज डोमेन से जुड़ते हुए हो सकता है। आंसर इज डायना बॉमरिंड। इसे अपने वोकेबुलरी में प्लीज ऐड कर लीजिएगा। इसे यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है, जोड़ लीजिएगा प्लीज इसे यहाँ पे। अगली कड़ी में है, अब देखिए इससे बहुत सारा चीज आपका क्लियर हो रहा होगा। द स्क्रीन विजिबल टू ऑल लर्नर। अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले सर नमस्कार सर, ये शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जी 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 मैडम बिल्कुल। एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया परमिसिव, और इसी परमिसिव का दूसरा नाम और इसी परमिसिव का तीसरा नाम क्या दिख रहा है? इंडल्जेंट एंड लेज़र-फेयर। ठीक है, गूगल में हर चीज मिलता है, हर चीज गूगल में अवेलेबल है। मैं अभी आपको गूगल से ये भी दिखा दूंगा कि मैंने क्वेश्चन के लाइन को मैंने गूगल के स्लाइड से पकड़ लिया था, बस थोड़ा सा मेहनत लगा था कल शाम को मुझे। अब देखिए यहाँ पे ये है डिमांडिंग, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, और जो बिल्कुल भी अपीलिंग या डिमांडिंग नहीं है। क्या आपने क्वेश्चन पे ध्यान दिया? ये टर्म दिया गया है, आपने ध्यान दिया? मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे आप लोगों को शिफ्ट कर रहा हूं, आप उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान फरमाएं अपना। देखिए, कोई मुझे बता सकता है ये टर्म कहां पे है क्वेश्चन में? ऑप्शन 2 में सर।
ठीक है, क्या लिखा हुआ है? माता पिता जो अत्यधिक गर्मजोशी वाले होते हैं और नियमों को लागू किए बिना अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करते हैं। और यही पूछ रहा है परमिसिव पेरेंटिंग के बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसी चीज को अगर आप स्लाइड में देखें यहाँ पे, तो देखिए मैं स्लाइड में भी इसको दिखा सकता हूं। जस्ट मिनट, स्लाइड में देख पा रहे हैं आप यहाँ पे? यस सर। देखिए यहाँ पे, जस्ट मिनट, एक मिनट, ये देखिए, ये टर्म आपको दिखा वहां पे? जी सर। तो ये मैं गूगल में कहीं पे सर्च कर रहा था तो मुझे एक छोटा सा पीपीटी मिला था, तो ये पूरा का पूरा लाइन ही उन्होंने उस पीपीटी से उठा के क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा माइक ऑफ कर अमित लीजिए सर, पहले आवाज नहीं आ रही थी, अभी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। माइक ऑफ कर लीजिए। हेलो राजेश्वर सर, प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। यस, तो इसे प्लीज आप सभी लोग एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा फैक्चुअल है यहाँ पे। इसमें जो सबसे बेस्ट जो पेरेंटिंग होता है, जो सबसे बेस्ट है ना, वो अथॉरिटेटिव है। ये सबसे बेस्ट भी है, सबसे कंफ्यूजन वाला भी है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक लगा हुआ होता है कि अथॉरिटेटिव फिगर के फॉर्म में हम टीचर सेंट्रिक एजुकेशन में पले बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटेटिव का कुछ और मतलब है। इसका मतलब है मॉन्टेसरी, इसका मतलब है डेमोक्रेटिक, फ्लेक्सिबल, पॉजिटिव पेरेंटिंग। ये सारे के सारे इसके फीचर हैं। उठा के हो सकता है अगले एग्जाम में ये उठा के पूछ ले वो। ऑथोरिटेरियन, देखिए एक बड़ा अच्छा टर्म मिला है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। तो ये टेक्निकल टर्म हमें परेशान करेंगे। टाइगर पेरेंटिंग, इंटेंसिव पेरेंटिंग, बहुत ज्यादा पजेसिव पेरेंटिंग, ऑटोक्रेटिक पेरेंटिंग, है ना, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे, आप क्या करो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, रूल रेगुलेशन में आपको बांधेंगे ही नहीं, ये परमिसिव हो गया। ठीक है, ये स्लाइड क्लियर है आप सभी के लिए? यस सर। चार पेरेंटिंग स्टाइल को आप यहां से भी देख सकते हैं। ये एक्स और वाई के अकॉर्डिंग आप देख लेते, यहाँ पे डिमांडिंग का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आप, ये चूंकि चार अलग अलग प्रकार के हैं और बहुत फैक्ट है इसमें, तो आपको समझने की कोशिश करनी होगी। देखते हैं, अगर सर मुझे परमिशन दे तो आने वाले दिनों में मैं इस पर एक छोटी सी अगर क्लास ले पाऊं। आगे बढ़े हम। सर हम तो चाहते हैं कि आप साइकोलॉजी की जो ना क्लास चाइल्ड पेडागोजी की एक एक चैप्टर की लीजिए, जिस प्रकार से आप समझाते हैं ना, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाता है। थैंक यू मैम। ऑप्शन को देख लें, आप मुझे बताइए 46 के ऑल 4 में से बेस्ट वन कौन सा है? के ऑल 4 में से बेस्ट वन कौन सा है? थर्ड वन सर। थर्ड वन। चलिए थर्ड वन होते। चलिए आप सभी को इसका आंसर पता है, मैं आपके दिमाग में 46 का एक और दूसरा क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव दे देता हूं, घर में ट्राई करिएगा जब फुर्सत में होंगे आप। ये सारे के सारे स्टेटमेंट को आप रख दीजिए ए, घर में जाके थोड़ा सा सीसीटी कर लीजिएगा, और बी अभी क्लास ओवर होने के बाद इन सब के सामने आप 4 अलग अलग पेरेंटिंग का नाम लिख दीजिए, और जिसका आपने ऑप्शन बताया उस ऑप्शन के बगल में परमिसिव लिख के परमिसिव पेरेंटिंग का दूसरा एग्जांपल लिख के सेट कर लीजिए। तो टाइप ऑफ पेरेंटिंग और उससे रिलेटेड एग्जांपल आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा होमवर्क या एक्सटेंडेड वर्क आप सभी अपने लिए कर सकते हैं, आज को भी कर सकते हैं, कल को क्लास शुरू होने के पहले भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर आंसर बताइए। सर आंसर। मैम कंस्ट्रक्टिविज्म में एक बहुत अच्छी बात कही, ये अन्यथा नहीं लीजिएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म में सारे तर्क लर्नर के सामने रख दिए जाते हैं, बट टीचर आंसर नहीं बताता है। तो क्या इसमें आंसर होगा बताइए? इसमें सर बता दीजिए। इसमें आंसर यही होगा मैम, मैंने क्लू दे दिया था। आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3 है मैम। इसमें थर्ड है मैम, थर्ड। इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन यही है मैम, सबसे बड़ा क्लू इसमें यही दिया हुआ है इसमें, है ना, ये इसका सबसे बड़ा क्लू है। ठीक है, क्लियर है मैम? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है जी। जी जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47।
किशोरों की एक सामान्य विशेषता क्या है जो नशीली दवाओं का दुरुपयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं? ये ड्रग एब्यूज का क्वेश्चन है। एक चीज और जो कि आज मैंने गूगल पे एक्सपेरिमेंट किया था, गूगल पे आमतौर पे मैं ये एक्सपेरिमेंट करता था कि मैं टॉपिक का नाम लिखता था, इग्नू लिखता था, तो वो टॉपिक निकल के इग्नू के नोट से सामने आ जाता था। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को ही ज्यों का त्यों गूगल के ब्राउजर में छोड़ दिया, तो उसने अपने आप मेरे सामने एक इग्नू के नोट्स को निकाल दिया ई ज्ञान कोश से। तो कई बार अगर आपको पता ना चले कि ये क्वेश्चन कहां से फ्रेम किया गया है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को भी आप गूगल पे जाके कट पेस्ट करें तो कई बार उसके सोर्स को वो डिटेक्ट कर लेता है एआई, तो आप वहां से भी देख सकते हो आप वहां से। तो किशोरों की सामान्य विशेषता क्या है कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग करने की अधिक संभावना क्यों रखते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रॉन्ग फैमिली कोहेशन एंड पॉजिटिव स्कूल एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन 2, लो लेवल्स ऑफ सोशल एंगेजमेंट विद पीयर्स। 3, high academic achievement with good health. And 4, emotional problems, impulsivity and rebelliousness. क्या आंसर होगा बताइए इसमें? 4 कहने का मतलब अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म यूज किया गया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंटली एबल में, डेलिंक्वेंसी, और इसी से जुड़ता हुआ एक टर्म होता है जिसे कहते हैं डेलिंक्वेंट बिहेवियर। डेलिंक्वेंट बिहेवियर का मतलब होता है जितने भी प्रकार के सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए जो एक कॉमन जेनरिक कम अम्ब्रेला टर्म जो यूज करते हैं, हम उसे ही कहते हैं डेलिंक्वेंसी। तो बच्चा नशीली दवाओं का दुरुपयोग करने की अधिक संभावना किस कारण से रखता है? बच्चा क्यों ड्रग एब्यूज होगा, बच्चा क्यों सब्सटेंस एब्यूज को बहुत ज्यादा करेगा? क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली कोहेशन या स्कूल का एक्सपीरियंस पॉजिटिव है इसलिए, या उसके पास उसके पीयर से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग का वे नहीं है, या हाई एकेडमिक अचीवमेंट विद गुड हेल्थ है? इसका तो कोई मतलब नहीं है, 1 का भी कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो 2 या 4 में से डबल डिप लगाइए कौन सा हो सकता है? 4 लो लेवल ऑफ सोशल एंगेजमेंट विद पीयर्स, यहां पे बच्चे का सोशल इंटेलिजेंस सफर कर रहा है, बच्चे का सोशल नेटवर्किंग सफर कर रहा है। आप इसे इस तरीके से भी देखें, पहली बात। दूसरी बात, इमोशनल प्रॉब्लम, इंपल्सिविटी एंड रेबिलियसनेस, बच्चे का संवेगात्मक समस्या है, बच्चे की संवेगात्मक समस्या है, या फिर बच्चा बहुत ज्यादा इंपल्सिव है, बच्चे में बहुत ज्यादा एक रेबिलियट एटीट्यूड है इसलिए वो ये कर रहा है, या अपने साथियों के साथ वो सोशली अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है इसलिए नशीली दवाओं का यूज कर रहा है। अब थोड़ा सोचिए आप लोग, क्या हो सकता है इसमें? क्या होगा इसमें आंसर बताइए? 4 ही होना सामाजिक लगाव चाहिए का सर। 4th ही है सर। सर मुझे लगता है इमोशनल प्रॉब्लम्स, इंपल्सिविटी एंड रिबेलियसनेस। हाँ, ये कहीं ना कहीं बच्चे को सब्सटेंस एब्यूज की ओर या ड्रग एब्यूज की ओर ज्यादा लेके जाती है। अगर इसमें आंसर दोनों होता तो दोनों बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन चूंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही बेस्ट है इसमें। ठीक है जी सर। आगे बढ़ सकते हैं? ज्यादा तो नहीं हो रहा, थोड़ी देर और कंटिन्यू करें सर? यस सर। नहीं सर, मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है सर। ओके, चलिए अगला जो सवाल है, अगले 2 के 2 सवाल जो बैक टू बैक है, ये आपका साइकोसोशल थ्योरी से मिल रहा है, और साइकोसोशल थ्योरी एरिक एरिक्सन का है। लेकिन एरिक एरिक्सन के काम को जो आगे बढ़ाया वह जेम्स मार्सिया ने आगे बढ़ाया, है ना। यहाँ पे 4 बेसिक प्रकार के कॉन्ट्राडिक्टरी कंफ्यूजन से भरपूर आपको टर्म मिलने वाले हैं। एक आपको मिलेगा आइडेंटिटी क्राइसिस, एक आइडेंटिटी अचीवमेंट, एक आइडेंटिटी मोरेटोरियम, एक आइडेंटिटी फोरक्लोजर, एक आइडेंटिटी डिफ्यूजन। इन 4 टर्म को हम सबसे पहले कंसेप्चुअली ग्रास्प करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के आलोक में ऑप्शन पे बात करेंगे। यहाँ पे इज दैट स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल लर्नर? ये मैंने अनिता वुल्फोक से ये उठाया है ना, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, मैंने कई दफा ग्रुप में शेयर भी किया था। तो यहाँ पे एक टर्म मिल रहा है जेम्स मार्सिया, इज दैट विजिबल टू ऑल? सर और थोड़ा, हाँ बस हो गया। इज दैट विजिबल मैम?
अब यहाँ पे Yes, sir. मार्शिया में इज दैट विजिबल नाउ? मुझे थोड़ा सा जूम करना होगा मैम लिखने के लिए। इज दैट विजिबल? जी सर। जी सर। ओके, तो यहाँ पे आपको दो टर्म याद रखने हैं। इलेक्शन कमीशन अगर शॉर्ट में बोले तो ईसी, तो पहले ई का मतलब है एक्सप्लोर करना, चीजों को अवेल करना, चीजों को जानना, चीजों को देखना, चीजों को टटोलना। और सी का मतलब है उसके साथ बंध जाना, जिसको बोलते हैं कमिटमेंट। आपने अगर उस क्वेश्चन को देखा होगा तो देखिए एक ऑप्शन में ये दोनों टर्म दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कि क्या हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जब एक्सप्लोर करते हैं और जब उससे जुड़ी भी एक चीज हमारे पास होती है तो एक टर्म और इंग्लिश में यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिव्स। तो एक्सप्लोरेशन का और कमिटमेंट का लिटरल मतलब क्या है आप इन दोनों में देख सकते हो। एक्सप्लोरेशन, मार्शियस थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी स्टेटसेस, the process by which adolescents consider and try out alternative belief। जब एडोलेसेंस बहुत सारे वैकल्पिक विश्वास, मूल्य और व्यवहारों पे बात करता है, सोचता है, अगर उसे ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा अगर 2 घंटे फ्रेंड के साथ मस्ती करेगा तो उसे ज्यादा खुशी मिलेगी, यह है उसका एक्सप्लोरेशन। यू ऑल गेटिंग मी? अब है कमिटमेंट। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ये जो एज ग्रुप है जिसे जी स्टेनले हॉल ने तूफानों और तनावों का दौर कहा है, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसमें इस प्रकार के टर्म को हम अपने स्कूली लाइफ में खूब यूज करते थे कि आई कमिट विद सम, हम किसी के साथ कमिटेड हैं, ये हैं वो हैं। तो ये टर्म बहुत ज्यादा इस एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स के बीच में यूज होता हुआ एक सोशल नेटवर्क में पाया जाता है। थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी स्टेटसेस, individuals choices concerning political and religious belief, for example, usually as a consequence of exploring the option। बच्चा जब ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेता है और उसके साथ अपने आप को बांध लेता है, जोड़ लेता है, कनेक्ट कर लेता है, हम इसे ही कहते हैं कमिटमेंट। बच्चे को लगता है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा वो एक अच्छा जिम ट्रेनर बन सकता है और जिम ट्रेनर के ऑप्शंस को वो अपने लिए अच्छे से वो देख रहा है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोरेशन को और आप कमिटमेंट को आप समझ सकते हो। लेकिन अब जो 4 टर्म है, इन 4 टर्म पे विशेष फोकस आप लोगों का मैं चाहूंगा। एक है अचीवमेंट, उपलब्धि, एक है मोराटोरियम। मोराटोरियम वर्ड का मतलब ही होता रोक देना। आप लोग चाहें तो प्लीज अपने कॉपी में साथ साथ लिखते हुए चलें। मोराटोरियम वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना। यहां पे एक टर्म आया है फोरक्लोजर। फोरक्लोजर का मतलब होता है एक प्रकार के बंधन में रहना, और डिफ्यूजन का मतलब होता है चीजों का फैलना, चीजों का बढ़ना। तो आइडेंटिटी अचीवमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे एक्सप्लोरेशन के बीच में और कमिटमेंट के बीच में, देखिए आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं साथ साथ में। आइडेंटिटी अचीवमेंट मीन्स दैट आफ्टर एक्सप्लोरिंग द रियलिस्टिक ऑप्शन द इंडिविजुअल हैज मेड चॉइसेस एंड कमिटेड टू परसुइंग देम। एक्सप्लोर करने के बाद बच्चे ने कमिट किया कि उसे वो चीज करनी है, इसे ही कहते हैं उपलब्धि। तो उपलब्धि की 2 इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है? यू हैव टू एक्सप्लोर एंड यू हैव टू कमिट। मेरी बात स्पष्ट हो रही है आइडेंटिटी अचीवमेंट के परिप्रेक्ष्य में? क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट है मोराटोरियम। मोराटोरियम में एक टर्म है आइडेंटिटी क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? संकट का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज से हम जूझ रहे होते हैं, हमें लगता है कि मेरे टीचर मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि उनका ध्यान हमारी ओर आए। यही होता है आइडेंटिटी क्राइसिस को तोड़ना। तो मोरेटोरियम का मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पे हम अंतर्द्वंद की स्थिति में होते हैं, स्ट्रगल की स्थिति में होते हैं या संघर्ष करने की स्थिति में होते हैं, इसे ही हम कहते हैं मोरेटोरियम। ठीक है। फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ पेरेंटल लाइफ चॉइसेस विदाउट कंसिडरेशन ऑफ ऑप्शन। हम ऑप्शन कब ढूंढते हैं? जब हमें लगता है कि मुझे अलग से कुछ अपने बारे में भी सोचना चाहिए। पेरेंट बोल रहे हैं कि तुम आईआईटी करो, मुझे लगता है कि मैं बैंक का प्रोविजनरी ऑफिसर बनना चाहता हूं। यहाँ पे जब हम अपने अदर ऑप्शंस को, अपने मन के ऑप्शंस को एक्सप्लोर किए बिना पेरेंट के उस बात पे ही हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते हैं, दिस फीचर इज आइडेंटिटी फोरक्लोजर। ठीक है। मोरेटोरियम में फोरक्लोजर में अंतर को समझिए। मोरेटोरियम में कुछ भी क्लियर नहीं है, स्ट्रगल की स्थिति में है।
आइडेंटिटी फोरक्लोजर का मतलब होता है कि हमने पेरेंट की बात को हमने माना, लेकिन यहां पे जिस बात से कथा शुरू हुई है कि हमने एक्सप्लोर करा और हमने फिर कमिट करा, तो ना तो एक्सप्लोरेशन हो रहा है ना ही कमिटमेंट हो रहा है। यही क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। ना तो एक्सप्लोरेशन हो रहा है ना ही कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसी चीज के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के टर्म को अगर आप यहां पे देखें, identity diffusion occurs when individuals don't explore any options or commit to any options। ये 4 टर्म क्लियर हैं आप सभी के लिए? प्लीज एक बार इसे देख लीजिए। ऑल 4 टर्म्स आर क्लियर टू ऑल? हम क्वेश्चन पे वापस लौट सकते हैं। लास्ट वाला और थोड़ा सा एक बार क्लियर करना होगा, आइडेंटिटी डिफ्यूजन। आइडेंटिटी डिफ्यूजन का मतलब यह है सर कि 2 टर्म है कि आपने अदर ऑप्शंस को देखा, वो है एक्सप्लोरेशन, लेकिन मुझे वो करना ही है, इसको बोलते कमिटमेंट। लेकिन ना तो आपने एक्सप्लोर किया ना तो आपने कमिट करा, हम इसे ही कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता फैल जाना सर। अब ऑप्शन को आप देखिए, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा है, आपको ऑप्शन बिल्कुल उल्टा लगेगा, बिल्कुल उल्टा लगेगा यहाँ पे, लेकिन कंसेप्ट के अनुसार ही आपको आंसर लगाने हैं। क्वेश्चन ये सर है मतलब कि जो आपने, एक्सक्यूज मी सर जो आपने बताया था आइडेंटिटी अचीवमेंट, उसका अपोजिट हो गया ना डिफ्यूजन। बिल्कुल जी, अचीवमेंट का मतलब जो आपने एक्सप्लोर किया आपने वही कमिट किया है ना, और उसका ऑपोजिट हो गया कि हमें कुछ पता ही नहीं, ना तो एक्सप्लोर किया ना हमने कमिट करा कुछ भी। सर जी अमित सर जी जी सर, इसको शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि ना तो एक्सप्लोर किया ना ही कमिट हुए ना। तो यही तो ऑप्शन में है ना, अभी आपने जो बोला यही ऑप्शन में है सर। हम देख लेते हैं अभी इसको एक बार। हाँ चलिए, अब आप लोग मुझे साथ साथ बताएंगे मॉरिटोरियम, फोरक्लोजर, अचीवमेंट, डिफ्यूजन, इसमें से क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1, द स्टेज वर अ पर्सन इज इमोशनली टेंस व्हाइल एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रोल। इसमें क्या हो सकता है, ये आप लोगों का होमवर्क है, देख लेंगे आप इसमें। ऑप्शन नंबर 2, द स्टेज वर अ पर्सन हैज नीदर एक्सप्लोर नॉर कमिटेड टू एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी डिफ्यूजन। ये सेकंड करेक्ट। ऑप्शन 3, the stage where a person explore their identity and makes a commitment। Identity achievement। Achievement। Fourth, the stage where a person strongly identifies with their parents' identity। Foreclosure। वो थर्ड नंबर वाला। फोरक्लोजर। ठीक है, फोरक्लोजर। इस फोरक्लोजर का एक छोटा सा मैं आपको निमोनिक्स बता रहा हूं, आपके लिए याद करना शायद आसान रहेगा। एफ से फोरक्लोजर, एफ से फैमिली, याद रखिएगा इसे। यहाँ पे फैमिली की बातें डोमिनेंट हो जाती है, वो फोरक्लोजर होता है। जहां पे अपनी बात होती है वो अचीवमेंट होता है, जहां पे डाउट होता है वो डिफ्यूजन होता है। ये निमोनिक्स था मेरी ओर से, मेमोरी एनहांसिंग टेक्निक। ठीक है जी सर। ठीक है यहाँ तक। चलिए, अब अगले क्वेश्चन का जवाब आप खुद हमें बता दीजिए, शायद हमें बताने की जरूरत ना पड़े। हाँ जी, निमोनिक्स फिर बता दीजिए। So first one, निमोनिक्स बेसिकली MEMONICS। इसमें M जो होता है वो साइलेंट होता है, इसे निमोनिक कहते हैं। ये भी आप साइकोलॉजी में पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में। निमोनिक्स का मतलब होता है मेमोरी एनहेंसिंग टेक्निक को निमोनिक कहते हैं सर। जैसे एक छोटा सा मैं टर्म यूज करता हूं, CTET, कशिप आप हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। जैसे आप एक्रोनिम यूज करते हो, आप किसी भी चीज को शॉर्ट में याद, जैसे हम लोग याद करते थे कि ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। जैसे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, T मने टॉमसन, पर, प मने परमाणु, र मने रदरफोर्ड, न मने न्यूटन, च मने चैडविक। तो ये अपने अपने एक्रोनिम हो सकते हैं, एनहांसिंग टेक्निक हो सकते हैं चीजों को लॉन्ग रिटेंशन के पर्पज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट। अब इसका आंसर आप सभी लोग मुझे बताएंगे। विच स्टेज ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट रेफर्स टू मेकिंग अ कमिटमेंट आफ्टर एक्सप्लोरेशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। Identity achievement। अचीवमेंट। आइडेंटिटी अचीवमेंट।
आपने एक्सप्लोर किया फिर कमिट कर लिया, या आपने एक्सप्लोरेशन के बाद कमिटमेंट किया, या आपने कमिटमेंट के पहले एक्सप्लोरेशन किया, या आगे पीछे जो भी हो, आंसर इसमें क्या है? अचीवमेंट है इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके के दो क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें सेलेक्टिव एरिया से क्वेश्चन है, लेकिन भर भर के क्वेश्चन है इसमें। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 50, माता पिता और किशोरों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा कारक कौन सा है? पेरेंट और बच्चे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा इश्यू क्या है? दैनिक निर्णय लेने में माता पिता की अधिक भागीदारी 1, साथियों के साथ बातचीत की कमी 2, किशोरों की अपने जीवन पे नियंत्रण की बढ़ती मांग 3, एंड 4, किशोरों को दी जाने वाली स्वायत्तता में कमी। क्या होगा? So fourth one, reduced autonomy granted to teens. They want more freedom. Increasing demand for control over their own lives. यहाँ पे किशोरों थर्ड की भी हो बात हो रही सकता है। है। थर्ड भी हो Fourth is more better. They more freedom, sir. But parents give them limited यहाँ freedom. पे फ्रीडम की बात नहीं है मैम, यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात है, स्वच्छंदता की बात है। तो उस सेंस में भी सही है सर ये। हाँ, तो रिड्यूस्ड इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है मैम, जो ऑटोनॉमी होता है वो कई बार रूल रेगुलेशन को तोड़ने की भी बात कर देता है, या कई बार उस रूल को उस तरीके से स्वीकारने की बात नहीं करता। अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन बेस्ट एग्जांपल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आंसर 4 ही है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्वायत्तता की कमी किस तरीके से संघर्ष को बढ़ावा दे सकती है, इस पर थोड़ा सा सोच विचार आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आंसर इसमें 4 ही है। आज यहीं तक रखें सर? जी सर, आज यहीं तक रखना चाहिए। ओके, थैंक यू। Thank you so much, sir. Excuse me, sir. Excellent class, Sir, sir. मैं Excellent. सर 30